जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th फिजिक्स से यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लास्ट वीडियो ऑफ थ्योरी। ठीक है ना। तो अभी हम थ्योरिटिकल जो कॉन्सेप्ट हमारे पास जो टॉपिक्स है उसको भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। आगे के जितने भी वीडियोज आएंगे उसमें हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन साथ ही न्यूमेरिकल्स, ये दो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस आपका मेन टॉपिक रहेगा। उसके अंदर आपके पास कई चीज़ें हैं। डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है सबसे पहले वो समझिए। देखिए, जितने भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं फिजिक्स के, जैसे फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टॉर्क, ये जितने भी तरह की चीज़ें आप पढ़ते हैं टर्म्स फिजिक्स में, जिसके हेल्प से हम किसी भी लॉज को डिफाइन करते हैं, तो जितने भी टर्म्स होते हैं उसको ना हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब तीन फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं क्लास 11th में। वैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज आपके पास टोटल 7 होते हैं, तो 7 में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। बट अभी 11th में आपको मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे मिलेंगे जिसमें मास, जिसमें लेंथ और जिसमें टाइम। पहला हो गया मास, दूसरा हो गया आपके पास लेंथ और तीसरा हो गया आपके पास टाइम। ये तीन जो फिजिकल क्वांटिटीज स्टार्टिंग के थे उसके टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को। ठीक है, पहला हो गया मास, दूसरा हो गया लेंथ, तीसरा हो गया टाइम। मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम, याद कर लीजिए बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ यही अभी मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहा हूँ, जहां पे आप मास लेंथ और टाइम्स के ही टर्म्स में क्या करने वाले हैं, रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा इसमें क्या कहा जाता है, डायमेंशनल एनालिसिस में ही इसमें कहा जाता है डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो इसके बारे में क्या कहा जाता है, कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में, और साथ में उसके कुछ रेज टू दी पावर भी रहते हैं। अब क्या पावर रहते हैं आपको समझा देंगे। ठीक है, समझ, टेंशन मत लीजिए। अब कहा जाता है कि 11th क्लास में आपको तो तीन चीजें देखने को मिलेंगी, एक मास, दूसरा लेंथ और तीसरा टाइम। ये तीन ऐसे क्या था, टोटल 7 याद कीजिए, मैंने याद करवाया था। मास लेंथ टाइम करंट टेम्परेचर, राइट, टेम्परेचर करंट आगे पीछे कर लिए कोई दिक्कत नहीं। छठा था आपके पास एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सातवां था आपके पास अमाउंट ऑफ मैटर या फिर क्वांटिटी ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर क्वांटिटी ऑफ मैटर कह लीजिए, जिसका मोल होता था। राइट, चलिए तो आपके पास एक मास हो गया जिसको आप m से रिप्रेजेंट करेंगे, एक लेंथ हो गया जिसको आप l से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक हो गया टाइम जिसको आप t से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा इनमें आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट से एनक्लोज्ड रहते हैं। ये किससे, स्क्वायर ब्रैकेट से, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है को डायमेंशन, किसी भी चीज के क्वांटिटी को डायमेंशनली मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। समझाता हूँ अभी और। जैसे कि आपके पास लेंथ है, तो लेंथ के लिए आपने एल यूज किया। ठीक है, उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप एरिया को रिप्रेजेंट करें, तो आप किसी भी चीज के एरिया की बात करेंगे, किसी भी चीज के एरिया की बात करेंगे तो होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। अब बोलेंगे सर मैं तो सिलेंडर के सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, तो मैंने सरफेस एरिया नहीं बोला, मैंने एरिया बोला। जहां पे आप 2D फिगर्स की बात कर रहे हैं तो उस केस में हमेशा आपके पास लेंथ और ब्रेथ आएगी। देखिए लेंथ भी क्या होता है, एल ही होता है, लेंथ होता है, और ब्रेथ भी क्या रहेगा, कुछ ना कुछ लेंथ रहेगा, तो वो भी लेंथ होता है। तो L मल्टीप्लाई L, L की पावर कितनी हो जाएगी 2। आप इसी चीज को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मास, लेंथ और टाइम तीनों के टर्म्स में, जिसमें मास की वैल्यू की जो पावर होगी वो 0 होगी, टाइम की भी 0 होगी, क्योंकि लेंथ ही था तो लेंथ की पावर 2 आप लिख सकते हैं। तो आप जनरली हम यही वाला यूज करेंगे, बट एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है कि मास, लेंथ और टाइम आप तीनों के टर्म्स में दिखाएं, जिसका पावर 0 है उसका 0 लिख दे, जो है ही नहीं उसका पावर 0 लिख दे, क्योंकि 0 का मतलब 1 होगा, 1 से इंटू करेंगे तो L² ही बचेगा, है ना। बात करेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपने सुना होगा, आपको पता है यहाँ पे क्या करना है। अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला तुरंत निकाल देंगे, उसका मास और लेंथ और टाइम के टर्म्स में जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है वो आप तुरंत निकाल देंगे, उसमें आपको किसी भी तरह से कोई भी डाउट जो है वो नहीं आने वाला है। ठीक है, समझाता हूँ। तो जैसे कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ये छोटी छोटी चीजें याद करते जाइएगा। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों कुछ नहीं है, एल है, लेंथ है, किसी भी चीज की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं आप, तो एल 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 क्या हो जाएगा, एल की क्यूब, या फिर आपको बता दिया इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टाइम और मास है नहीं तो उसका पावर 0 लगा दीजिए भाई। नेक्स्ट, स्क्वायर ब्रैकेट जरूरी है। स्पीड या फिर वेलोसिटी, इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप लोगों ने सुना होगा। उसी तरह वेलोसिटी का भी फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों ही लेंथ होते हैं, तो दोनों का फॉर्मूला सेम रहता है, डायमेंशन वाला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की जगह एल आ गया और टाइम की जगह टी आ गया। अगर इस t के पावर 1 है, इसको मैं ऊपर लेकर जाता हूं
तो टी की पावर क्या हो जाएगी -1, तो आ जाएगा एल टी की पावर -1। या फिर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम की पावर 0 लिख दें, एल लिख दें और एल की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना, और टी की पावर -1 आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट उसी तरह से हमारे पास है एक्सेलरेशन। देखिए आपको ना बिल्कुल रूट से लेकर चलना पड़ेगा, बिल्कुल नीचे से लेकर चलना पड़ेगा, जैसे आपको एरिया का मालूम होना चाहिए। यहाँ पे मैंने वही लिखे हैं जो आपको याद होने चाहिए, एक आधे छोड़ दोगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग के मैं आपको बता देता हूँ कितने याद रखने पड़ेंगे। फॉर्मूले याद रखना, डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेंगे। फोर्स हो गया, उसके बाद तो खैर निकाल लोगे, फॉर्मूला पता होगा। तो फोर्स तक स्टार्टिंग के ये जो 5 हैं, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है, स्पीड या फिर वेलोसिटी एक ही बात है, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा फोर्स। ये आपके पास जो 5 है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आगे कुछ नहीं है। अगर ये याद होंगे तो बाकी तो तुरंत बना भी लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, समझाते हैं। अब देखिए अगला है हमारे पास एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम, या फिर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, एक ही बात है, ठीक है। चलिए वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है LT-1। देखिए अभी अभी हमने निकाला। अब बात आती है वेलोसिटी का, सर हमें तो याद ही नहीं, तो याद तो और करना ही पड़ेगा, और याद नहीं है तो पहले वेलोसिटी का निकालो यहाँ से, उसके बाद यहाँ पुट करो, वेलोसिटी का तो फॉर्मूला मालूम ही होगा, है ना। चलिए तो LT-1 डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, टाइम है, तो टाइम के लिए T। अब ये जो T है, ये जो T है वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या होता है आपको पता है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो m की पावर n हो जाएगा, m-n हो जाएगा, है ना। अब ध्यान समझिएगा, l तो बेचारा ऐसे ही रह गया, t की पावर ऊपर -1 था और ये 1 और चला गया जिसको माइनस करना है, तो -1 t की पावर -2 हो जाएगा, तो l t की पावर -2। आप इसमें m की पावर 0 भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं फोर्स की। फोर्स का फॉर्मूला आपने सुना होगा, F = m × a। तो m होता है मास और a होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की तो खैर कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन का अभी अभी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया है। मास का क्या होता है आपके पास, m होता है, आपको बता दिया, मास, लेंथ और टाइम। अब तीनों को बस साथ में लिख दीजिए, मौज लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आपके पास इम्पल्स। इम्पल्स आप आगे चल के NLM में पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये जो इम्पल्स होता है वो फोर्स इंटू में फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं उसको, तो फोर्स इंटू टाइम होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला अभी अभी हमने डायमेंशन निकाल लिया जो कि ये होता है, और टाइम के लिए आपके पास T है। तो आप देखिएगा M और L तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन T की पावर देखिए बेस सेम है, बेस सेम होते हैं, और अगर मल्टीप्लाई में होते हैं, बेस सेम हो और अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो ये जो पावर है वो जुड़ जाते हैं, तो a की पावर m+n हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए a के जगह पे t है तो t रख लेते हैं, m के जगह पे -2 है, -2 रख लेते हैं, बीच में प्लस, n के जगह पे इसके पावर में क्या है 1 है, तो t की पावर -2 + 1 कितना बना, -1, तो इसीलिए यहाँ पे -1 लिखा है। ऐड कर रहे हैं लेकिन साइन माइनस की वजह से वो प्लस माइनस माइनस हो गया, ध्यान रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास इम्पल्स के बाद मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू में वेलोसिटी। तो आपको पता चल गया मास का तो सीधा m लिखेंगे, और वेलोसिटी का भी ऊपर निकलवाया था LT-1, वेलोसिटी या फिर स्पीड एक ही बात है, तीनों को साथ में लिख दीजिए, MLT-1 हो जाएगा। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करते करते इतने सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा कि आपको अपने आप याद हो जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है। वर्क का या फिर एनर्जी का, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहता है, जैसे फोर्स इंटू में डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए। तो अभी हमने फोर्स का निकाला है MLT-2, बहुत इंपॉर्टेंट। फोर्स का तो भाई साहब जिंदगी है, जिंदगी है बोल दिया तो जिंदगी है, फोर्स का बिल्कुल रट लो, ठीक है। और दूसरा डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, लेंथ है ना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट कुछ भी हो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब L है, तो उसकी जगह L लिखेंगे। बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाते हैं, तो बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगे, 1 1 2 हो जाएंगे, तो वर्क का हो जाएगा ML2T-2, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, सुना होगा आप लोगों ने, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के लिए हम रख देंगे ऊपर m, और वॉल्यूम का अभी अभी हमने ऊपर करवाया L की पावर 3, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा पावर का, ML की पावर -3। नेक्स्ट की बात कर सकते हैं प्रेशर या फिर स्ट्रेस, आगे चल के इनके बीच में डिफरेंस भी आप समझेंगे, फिलहाल आप समझ लीजिए प्रेशर का। प्रेशर का फॉर्मूला सुना होगा आप लोगों ने, फोर्स पर यूनिट एरिया, सुना होगा, हाँ अच्छी बात है। फोर्स का हमने निकलवा दिया, और एरिया का L² आपको पता ही है, निकलवा ही रखा है। तो ये अब देखिए
अब बेस इसका सेम है तो 1 में से 2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, डिवाइड में पावर माइनस हो जाते हैं, तो 1 में से 2 माइनस होगा तो -1 बचेगा, बाकी सारे एज इट इज। ओके, चलिए आगे की बात करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं। पावर का फॉर्मूला आप लोगों ने सुना होगा, वर्क डन अपॉन में टाइम। तो अभी हमने ऊपर वर्क डन या फिर एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था, ml/t-2। अब डिवाइडेड बाय में क्या है, टाइम, टाइम के लिए t, तो t बेस सेम है तो -2 में एक और माइनस हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो आपके पास ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। बहुत आसान है, जिसको बेसिक रूल मालूम है वैसे ही कर लेंगे, जिनको नहीं मालूम उसको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई, तो साथ साथ करते जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला था फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स का फॉर्मूला बता दिया, लेंथ का बता दिया, फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे L से L कट जाएंगे, सेम पावर है ना, तो यहाँ से mt-2 आपके पास बच जाएगा, ठीक है। अगर आपको याद हो तो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया था वो एक्सेलरेशन का था, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला और सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। एक्सेलरेशन का ये था, सॉरी नहीं, एक्सेलरेशन का ये तो नहीं था, वो LT-2 था, सॉरी माय मिस्टेक। ओके, नेक्स्ट आपके पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल आप इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात कर लें, वही बहुत रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एरिया इंटू में वेलोसिटी हो जाता है, तो सबका फॉर्मूला पुट कर दिए। डायमेंशन फोर्स का हो गया mlt-2, डिस्टेंस का हो गया l, एरिया का हो गया l का स्क्वायर, और वेलोसिटी का हो गया T-1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा l की पावर 2 और t की पावर -2। अब उसी तरह से नीचे सॉल्व कर लेते हैं, l की पावर 3 हो गया और t की पावर -1 हो गया। अब डिवाइड में है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पावर को माइनस कर देंगे, ठीक है। m को एज इट इज छोड़ देता हूँ, l ये ऊपर चला जाएगा तो l की पावर बचेगा -1, 2 में से -3 करेंगे तो -1 बचेगा, फिर -2 में माइनस करेंगे -1, तो समझिएगा -2 पहले से उसमें से माइनस करना है कितना, -1, तो ये बन जाएगा +1, तो ओवरऑल बनेगा -1, और ये आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला निकल कर आ गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज कितना आया है लेंथ में और ओरिजिनल लेंथ कितना था, ये होता है आपके पास स्ट्रेन का फॉर्मूला, ठीक है। चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन हो सकता है वहाँ पे, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, कोई सा भी डायमेंशन जो है वहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ, तो लेंथ भी ऊपर आएगा, नीचे भी लेंथ आएगा, कट जाएगा, सो इट इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इट मीन्स मास भी 0 है, लेंथ भी 0 है और टाइम भी 0 है ही नहीं, तीनों भी, सो इट इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, याद रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एंगल का फॉर्मूला होता है θ/r, तो L लेंथ हो गया, R रेडियस होता है, रेडियस भी एक तरह से क्या होता है, लेंथ ही होता है, तो कट जाएंगे तो ये भी आपके पास क्या आ गया, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr का स्क्वायर, जिसमें m मास होता है, r रेडियस मतलब लेंथ, तो l का स्क्वायर हो जाएगा, ml का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है E/में न्यू क्या है यहाँ पे आपके पास, ये आपके ऊपर वाला एनर्जी है और नीचे वाला आपके पास फ्रीक्वेंसी है। देखिए अगर आपने बात करते हैं फ्रीक्वेंसी का, तो उसका फॉर्मूला था 1/में टाइम पीरियड, क्या होता है, टाइम पीरियड, तो ये ऊपर चला जाएगा तो फ्रीक्वेंसी का निकल जाएगा t की पावर -1, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है t की पावर -1, ठीक है, किसका, फ्रीक्वेंसी का। ओके, चलिए ऊपर एनर्जी का निकलवा ही दिया था, नीचे में t, अब -2 में फिर से माइनस करेंगे -1, तो -1 नहीं हो जाएगा। देखिए यही आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट की का डायमेंशनल फॉर्मूला। गॉट इट। अभी तक जितने भी मैंने आपको बताया बिल्कुल बेसिक नॉर्मल से बताएं, आगे भी अगर मैं आपसे बताऊं ना तो ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अभी हम आपको 4 एप्लीकेशन पढ़ाने जा रहे हैं, चारों में आप खुद ही देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ तगड़ा सा नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए एक खास आपको याद रखना है, कांस्टेंट हैव नो डायमेंशन फॉर्मूला, नो डायमेंशन, कांस्टेंट्स हैव नो डायमेंशन। अब बोलेंगे सर प्लैंक्स कांस्टेंट भी तो कांस्टेंट था, तो इसका डायमेंशन कैसे निकल कर आ गया, समझाता हूँ। देखियो ये जो कांस्टेंट है ना वो अलग है, और हम जिस कांस्टेंट की बात कर रहे हैं वो समझिएगा। जैसे आपने एक नंबर की बात करा 5, तो एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, जो आप समझ रहे हो। ये वाली फिक्स्ड वैल्यू होती है, वो फॉर्मूले में यूज होते हैं, लॉज में यूज होते हैं,
उनके डायमेंशनल फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। और की अगर बात करेंगे जैसे पाई एक कॉन्स्टेंट नंबर है, ठीक है, तो उस नंबर का आपके पास क्या होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होंगे। थीटा हो गया, थीटा भी क्या डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेन भी क्या आपके पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो कॉन्स्टेंट नंबर्स हो गए, एंगल हो गए, स्ट्रेन हो गए, ये आपको मैंने बता दिया जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं, इनके कुछ भी डायमेंशन नहीं होते। एम की भी 0 होती है, एल की भी 0 होती है और टी की भी 0 होती है, राइट। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या होता है एप्लीकेशन? तो हम ये जो डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे हैं उसे हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? उसे हम 4 अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। अब बात आती है कैसे, तो आओ सबसे पहले हम पहला एप्लीकेशन करते हैं। पहला एप्लीकेशन का नाम है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। अब फिजिक्स में आप लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, फिजिक्स में आप लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, राइट। क्या वो फॉर्मूला सही है? वो चीज़ हम चेक कर सकते हैं डायमेंशनली। डायमेंशनल फार्मूला को अप्लाई करके हम चेक कर सकते हैं कि वो जो फार्मूला है वो सच में करेक्ट है या फिर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अभी समझाता हूँ, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो उसको समझने से पहले हमें एक छोटी सी चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। उसे समझने से पहले हमें एक छोटी सी चीज़ समझनी पड़ेगी और उसे कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। क्या कहते हैं उसे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। बट समझ में आई बात? अब बात आती है क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, आओ समझते हैं। इनका कहना है जो लाइक टर्म्स होते हैं, लाइक टर्म्स सेम वाले, सिर्फ वही या तो ऐड किए जा सकते हैं या तो सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। अच्छे से सुन लीजिए, जो लाइक टर्म्स होते हैं, लाइक टर्म्स है ना, आपको पता ही होगा लाइक टर्म्स क्या होते हैं। यहाँ पे लाइक टर्म्स अलग होंगे, समझाता हूँ, है उसी टाइप की चीज़ें। आपको मैंने बोला कि यार मेरे पास ना 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और मैंने फिर बोला 50 सेंटीमीटर है, तो इनको आपको ऐड करने का है। तो आप ऐड करके कितना बताओगे? 70 सेंटीमीटर। चलो अच्छी बात है, आपका दिमाग प्रॉपरली काम कर रहा है। ध्यान समझिएगा अब की बार अच्छे से। अब मैंने बोला आपके पास 20 सेंटीमीटर है और उसमें आपकी बार 50 ग्राम ऐड करना है। आई हाय 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 सर, कैसे ऐड करो? एक तो लेंथ है, एक दूसरा मास है। लेंथ को मैं मास में कैसे ऐड कर सकता हूँ? दे कैन नॉट बी एडेड, राइट। इट मीन्स दे आर नॉट लाइक टर्म्स, दे आर अनलाइक टर्म्स। ये क्या है आपके पास? अनलाइक टर्म्स। और ये क्या थे आपके पास? पूरे के पूरे लाइक टर्म्स। समझ में आई ना बात, क्या डिफरेंस है? लाइक टर्म्स का मतलब क्या हो गया आपके पास? सेम फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम। लेंथ तो लेंथ, मास तो मास, टाइम तो टाइम, ठीक है। टेम्परेचर तो टेम्परेचर, करंट तो करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मोल तो मोल, ठीक है। तब जाकर हम बोलेंगे कि भाई वो जो चीज़ है वो लाइक टर्म्स है। लेकिन एक फिजिकल क्वांटिटी में आप दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करें या माइनस करें, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो वो बात नहीं बनेगी। तो इसलिए ये क्या बन जाते हैं? अनलाइक टर्म्स। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कहना है भाई सिर्फ आप लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हो या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे लाइक टर्म्स का मतलब होता है सेम फिजिकल क्वांटिटी से मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो 70 सेंटीमीटर आया है, क्या आप कह सकते हो कि लेंथ को आपने लेंथ में जोड़ा तो आपको मास मिल गया? आइया ये क्या हो गया? सर ऐसा थोड़ी होता है। लेंथ में लेंथ जोड़ेंगे तो लेंथ ही मिलेगा, या फिर लेंथ को लेंथ में घटाएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? लेंथ ही मिलेगा। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ से अब आप समझ लीजिए कि अगर आपने लेंथ को लेंथ में जोड़ा तो 2L नहीं होगा। क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ L होगा, क्योंकि हम बात करते हैं उसके फिजिकल क्वांटिटी की, उसके अमाउंट की हम बात नहीं करते। यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आपने लेंथ में लेंथ जोड़ा, फिर से लेंथ जोड़ा या फिर -L कर दिया, तो भी आपके पास ओवरऑल क्या बचेगा? लेंथ बचेगा, ठीक है। क्योंकि मान लो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर में से 10 सेंटीमीटर माइनस कर दिया, कितना बच गया? 20 सेंटीमीटर। तो क्या 20 सेंटीमीटर लेंथ नहीं है? लेंथ है ना मेरे भाई। इसीलिए कह रहे हैं हम आपसे कि अगर लाइक टर्म्स होंगे तो या तो उसको ऐड कर सकते हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और जो मिलेगा वो भी लेंथ ही होगा। उसी तरह से आपने मान लो 20 kg को और 30 kg को ऐड कर दिया, तो जो 50 kg आया वो भी एक तरीके से मास ही होगा, क्योंकि 20 kg भी मास था और 30 kg भी मास था, ठीक है। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। उसी तरह से अगर आपने लेंथ को लेंथ में से माइनस कर दिया तो ये मत बोल देना कि 0 आ जाएगा, बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स, दैट्स वाई इट विल बी L। ये आपका लेंथ ही रहेगा। जैसे कि
30 सेंटीमीटर में से माइनस करा आपने 20 सेंटीमीटर, तो बचा तो 10 सेंटीमीटर, तो जो बचा वो क्या है, लेंथ है, तो इसीलिए वो आंसर यहाँ पे लेंथ आएगा। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब आते हैं हम सबसे प्यारा सा क्वेश्चन, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला पे। अगर आपको याद हो तो क्लास 9th में आप लोगों ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और तीसरा था आपके पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। याद आया? बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ओके। अब ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, सही है या नहीं, वो आपको चेक करना है। तो मान लेते हैं मैंने पहला वाला उठाया, ठीक है, पहले वाले का मैंने LHS उठाया। अगर मैं LHS उठाता हूँ तो उसका वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का तो डायमेंशनल फार्मूला हमें पहले से मालूम है, LT-1 होता है। हाँ मुझे पता है, आपको नहीं मालूम, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे जितने मैंने लिखवाए हैं उसको बस समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद अब जब डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी जो है वो याद हो जाएंगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम। ये तो LHS हुआ, चलो भाई RHS। अगर मैं RHS को सॉल्व करता हूँ तो आपको क्या मिलना चाहिए, यही चीज़ मिलना चाहिए, LT-1। लेट्स सी आता है या फिर नहीं आता है। तो v होता था फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता था, इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी कोई सा हो भैया, वेलोसिटी का रहेगा तो LT-1 ही रहेगा, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर एक्सेलरेशन का क्या रहता है आपके पास, LT-2 रहता है, राइट। और इनटू में टाइम का क्या रहेगा, t रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ओके। LT-1 क्या है, ये LT-1 बीच में प्लस, ये L को ऐसे रखूंगा, मल्टीप्लाई में बेस से मत पावर ऐड हो जाएंगे, तो t की पावर -2 + 1 क्या बचा, -1। अच्छा अब अगर आप देखें तो ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी बिल्कुल सेम नहीं है, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी सेम नहीं है। जैसे ये वेलोसिटी तो ये भी एक तरीके से वेलोसिटी बन गया, तो वेलोसिटी को आप वेलोसिटी में तो ऐड कर ही सकते हो, अब वेलोसिटी को डिस्टेंस में नहीं ऐड कर सकते, अब वेलोसिटी को एक्सेलरेशन में नहीं ऐड कर सकते, अब वेलोसिटी को फोर्स में ऐड नहीं कर सकते, बट आप वेलोसिटी को वेलोसिटी में जरूर ऐड कर सकते हो, आप स्पीड को स्पीड में जरूर ऐड कर सकते हो। तो ये चीज़ अगर मैं ऐड करता हूँ तो रहेगा तो वही फिजिकल क्वांटिटी, चेंज तो होगा नहीं। तो इसको ऐड करके आप डबल मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तो LT-1 को जोड़ेंगे तो आएगा LT-1 ही, और यही था आपके पास LHS और ये था आपके पास RHS। आ गई बात समझ में, ठीक है, डन है। चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया तो जो दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन था ये वाला, S = ut + ½ at स्क्वायर, उसको हम देख लेते हैं। S = ut + ½ at का स्क्वायर। आप LHS देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो आपको पता चलेगा कि S है, और S क्या था यहाँ पे, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और उसका क्या होता है, लेंथ होता है वो, तो LHS तो L आ गया, लेंथ आ गया। दूसरा RHS से आपके पास ut + ½ at स्क्वायर, u का मतलब वेलोसिटी था, वेलोसिटी का LT-1 और टाइम का हो गया t। उसी तरह से एक्सेलरेशन का LT-2 और टाइम का स्क्वायर है तो t का स्क्वायर कर लेंगे आप, ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो -1 + 1 क्या आ गया, 0, तो t की पावर 0 बचेगा, तो t की पावर 0 तो 1 होता है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस तरह यहाँ से सॉल्व कीजिए, इसको पावर क्या हो जाएगा, 0, तो क्या बचा L में L ऐड होगा तो क्या हो जाएगा L, यही चीज़ तो सिखाया मैंने आपको। तो इसी तरह से आप किसी भी फिजिक्स के केमिस्ट्री के फॉर्मूलेज को डायमेंशनली करेक्ट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है इतनी बात। अच्छा अगर किसी फॉर्मूले में कोई कांस्टेंट आ जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फार्मूला होता ही नहीं है, आप उसे इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है। आप भूल ही जाइए कि उसमें कोई कांस्टेंट है भी। नंबर जैसे पाई कई बार आ जाता है, कभी k लिखा हुआ मिल जाता है, तो वो क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है, अगर कांस्टेंट बोला है तो। नेक्स्ट की बात करेंगे हम, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। ये आपके पास सेकेंड एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या देखा आपने, तो फर्स्ट एप्लीकेशन था आपके पास चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। एक फार्मूले को कैसे हम चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या फिर नहीं है, डायमेंशनली, ठीक है। अब दूसरी बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। कोई भी फार्मूला बनता है तो बनता कैसे है, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है ना, हम उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट तो मान लेते हैं जैसे कि एक फार्मूला, देखो
ये जितने भी आपके पास एप्लीकेशन है ना, जब तक आप इनके बेस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। एंड दैट्स द रीज़न कि मैंने हर एक एप्लीकेशन के एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन तो यहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं। उसके बाद नो डाउट यार अगली वीडियो से मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अपने को, तो हम करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अभी फिलहाल सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पे ही जंप करना पड़ेगा, इसका कोई थियोरिटिकल वाला पार्ट नहीं है। जैसे कि आपके पास कहा जाता है टाइम पीरियड है किसी भी सिंपल पेंडुलम का, वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और तीसरा कहाँ गया, नहीं 2 ही चीज़ें आपके पास, यहाँ पे 2 ही चीज़ों पे गिवन है आपके पास, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मासलेस रहता है बॉब, और स्ट्रिंग भी आपके पास फ्रिक्शनलेस रहता है, मासलेस रहता है। चलो नेक्स्ट आपके पास लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और दूसरा आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी बात कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कौन, टाइम पीरियड। तो जब भी डिपेंड की बात आएगी ना तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको सीधा लिख देना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो टाइम पीरियड रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा लेंथ के, और टाइम पीरियड जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, ठीक है इतनी बात। चलिए, तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अगर अलग अलग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये एक साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दिया कीजिएगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आगे आइए नेक्स्ट, या अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को साइन हटाता हूँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाता हूँ तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम क्या बोलेंगे के, जिसे हम क्या बोलेंगे के, ठीक है। ये आपके पास कांस्टेंट है, और ये जो कांस्टेंट है आपके पास वो आपके पास डायमेंशन लेस होने वाला है। क्या होने वाला है आपके पास, डायमेंशन लेस। तो इसके बारे में तो आप भूल ही जाइए कि कुछ है भी और नहीं भी है, ठीक है, भूल जाइए, ठीक है। चलिए, तो आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है वाला, टाइम इज इक्वल टू के एल की पावर ए और जी की पावर बी, ये वाली चीज दिख रही होगी, है ना। इसको हमने क्या बोल दिया, फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, राइट। चलो भाई, तो इस फर्स्ट इक्वेशन को हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए, तो जो टाइम पीरियड है वो किसके इक्वल है, के एल की पावर ए और जी की पावर, आपने कुछ भी देखिए किसी भी फॉर्मूले में अगर आपने देखा होगा, जैसे कि हमने बोला आपके पास कि काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी का स्क्वायर होता है। तो ये जो हाफ आया वो तो चलो कांस्टेंट है, उसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम डायमेंशनल फॉर्मूला से कांस्टेंट वैल्यू के साथ भैया नो डील। बात आती है वी की पावर, ये 2 कैसे आ गया, चीजों का समझिए, जो v की पावर 2 है वो कैसे आ गया। तो उसी चीज की हम बात करने वाले हैं कि भाई ये जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो इसमें भी तो हो सकता है कि l की पावर कुछ हो या फिर v की भी पावर कुछ हो। हमें कुछ नहीं करना, हमें ये जो a और b है उसकी वैल्यू निकाल लेनी है और वापिस इस फर्स्ट इक्वेशन में रख देना है। और अगर हम ऐसा कर पाए तो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा टाइम पीरियड का फॉर अ सिंपल पेंडुलम वो डेराइव हो जाएगा। यस, हम डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके, हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और समझाता हूँ कैसे, ठीक है, ये काम हम कर सकते हैं, समझाता हूँ कैसे, देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होता है, पुट करना होता है डायमेंशनल फॉर्मूलाज। तो टाइम का क्या होता है, टाइम का सिर्फ टी होता है भैया, हमें तो पहले से पता है, मास भी 0 और लेंथ भी 0। यहाँ पे आप प्रॉपर पुट कीजिएगा, ठीक है। मास का 0, एल का 0, और लेकिन टाइम का पावर 1 होगा जो कि टी लिख देते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा तो हम नहीं लिख रहे हैं। लेंथ इज व्हाट, एल, तो एल की पावर में क्या हो जाएगा, ए। ये कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज हम आपको सिखा रहे हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है जी, जी इज व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही होता है जो सिंपल आपके पास एक्सेलरेशन का होता है, और एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस का 2, और इसके पावर में बी है तो आप लिख देंगे बी, ठीक है। अगला स्टेप समझिएगा क्या करते हैं, इधर आप एज इट इज छोड़ देंगे, एम की 0, एल की 0 और टी की पावर 1 इज इक्वल टू, ये जो a है वो l की पावर में हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये जो l है, ये जो b है वो l की पावर में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे रख लेते हैं, अभी अलग अलग रख लेते हैं, और ये जो b है इसके भी पावर में हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। पावर में सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस पूरे के पावर में जो जो रहेगा सबके पावर में चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगर बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर देना होता है, अगर बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर देना होता है। तो जैसे ये और ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो a प्लस का b हो जाएगा, और टाइम बेचारा अकेला है तो माइनस का 2 भी एज इट इज रहने वाला है। क्या इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन उठाया है, अभी आगे चल के थोड़ा बहुत और इसमें कॉम्प्लिकेशन लेवल जो है वो बढ़ाया जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं।
अब इसके बाद का काम होता है, जब दोनों तरफ इतना काम कर लिया उसके बाद का काम होता है कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स या फिर सिंपली आप पावर्स लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो इधर लेंथ की पावर a प्लस बी है और इधर लेंथ की पावर क्या है, 0 है। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। वहाँ हमने फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है तो इसको मैं सेकेंड इक्वेशन कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे t की पावर माइनस का 2b है तो माइनस का 2b डायरेक्टली यूज करूँगा मैं, माइनस का 2b, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे t की पावर 1 है तो 1 के इक्वल हो जाएगा, और इसे मैं थर्ड इक्वेशन की नेमिंग करूँगा। अब ये आपके पास दो इक्वेशन है, यहाँ से ऑलरेडी ये b की वैल्यू निकला हुआ है, b की वैल्यू इधर ही रखूँगा, ये -2 डिवाइड में चला जाएगा तो 1/2 माइनस का रहेगा, माइनस हमेशा आप ऊपर रखते हैं। तो आपको b की वैल्यू पता चल गई, राइट, b की वैल्यू पता चल गई आपको। अब इसे आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, a -1/2 दैट इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो आपने a की 1/2 निकाली और b की -1/2 निकाली, और यहाँ से क्योंकि हमें a और b वैल्यू निकल गई, अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है और हमारा फॉर्मूला तैयार है। आगे बात समझ में, तो पुट कर देते हैं भाई। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एज इट इज l की पावर a है और a की जगह 1/2 है, फिर g है, g की पावर b है तो b की वैल्यू -1/2 है। बस ऐसे पुट कर देना है, बस हो गया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन चुका है। बस एक छोटा सा काम और करना है कि भाई ऐसा करो, इसको थोड़ा सा पावर जो है माइनस का उसको प्लस बना दो, बस इस टाइप का, और कुछ नहीं। तो टाइम इज इक्वल टू के, बस थोड़ा सा सॉल्व करना है, l की पावर 1/2, ये माइनस का है, नीचे ले जाऊंगा g की पावर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो पावर में अगर 1/2 होता है उसका मतलब रूट होता है, नहीं सुना होगा तो आप सुन लीजिए, ठीक है। चलिए, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू के, तो रूट का l और नीचे भी g का भी क्या हो जाएगा, रूट, ठीक है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू के, पूरे का रूट आप लिख सकते हो इसको l/g, क्योंकि दोनों में रूट है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा चीज, k के जगह k रख सकते हैं, नहीं तो आपको गिवन होंगे तो वैल्यू आपको पुट कर देना। वैसे इस केस में, इस फॉर्मूले के केस में 2 पाई होता है। क्या होता है आपके पास, 2 पाई। क्या होता है, k कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के केस में जो टाइम पीरियड निकल कर आता है वो होता है 2 पाई, ठीक है। आई होप आपको ये जो चीज़ है वो समझ में आ गया होगा, राइट। बड़ा ही आसान सा था, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई, बिल्कुल नॉर्मल है, डन है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये था आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला फॉर अ सिंपल पेंडुलम, डन, ओके ग्रेट। चलिए, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और हम तीसरे एप्लीकेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। आपको ये फॉर्मूला हमने ड्राइव करके दिखा दिया। अब आता है हमारे पास तीसरा है, जिसे हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। एक तो आएगा सिंपल कन्वर्जन कि किलोमीटर वैसे मीटर, टाइम को कन्वर्ट करो, इस टाइप की चीज़ें, और एक आता है इस टाइप का कन्वर्जन, जिसे आपको थोड़ा सा 11th क्लास के स्टाइल से करना होता है, ठीक है। तो 11th क्लास वाला सिखा रहा हूँ, बाकी बेसिक वाला मैं आपको क्वेश्चन करते टाइम सिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में देखिए, सबसे पहले ये चीज़ देखिए, अगर आप किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, बताइए क्या क्या। पहला होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है यूनिट। पहला होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है यूनिट। फॉर एग्जांपल, आपने स्पीड की बात करी तो स्पीड में क्या होता है, मान लो कि 50 किलोमीटर पर आवर की बात करें तो ये जो किलोमीटर पर आवर है वो तो यूनिट है, लेकिन ये जो 50 है वो एक मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एन यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एन यू। अब बोलेंगे सर ये एन यू क्या है, तो एन हो गया मैग्नीट्यूड और यू क्या हो गया, यूनिट हो गया। फिर से सुन लीजिए, एन क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और यू क्या हो गया, यूनिट हो गया। मान लेते हैं कि आपके मास की बात कर रहे हैं कि आपका मास जो है वो 50 kg है, तो ये जो 50 है वो आपके पास मास है जो कि एक मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो kg है वो एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि एन यू क्या है। अच्छा, आपको क्या करना होगा, एक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को उसी फिजिकल क्वांटिटी के दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो फॉर दैट रीजन व्हाट वी डू इज, हम कहते हैं भाई हमारा पहला यूनिट ना एन यू तो है, लेकिन क्योंकि पहला यूनिट है तो 1 बोलेंगे। अच्छा, जिसमें कन्वर्ट करना है तो अलग वैल्यू आएंगी भाई, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो, जैसे मैंने बोला कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो 1 है वो N1 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टार्टिंग में उसकी मैग्नीट्यूड कितनी थी, 1 थी। और 1 मीटर, मीटर क्या हो गया, उसकी यूनिट हो गई कि स्टार्टिंग में उसकी यूनिट कितनी थी, 1 ठीक है। अब हमने इसको चेंज कर दिया, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नाउ दिस 100 इज कॉल्ड N2। इट मीन्स ये जो 100 निकल कर आया है
वो नया मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं आपके पास ये जो यूनिट है वो चेंज हो चुका है, चेंज हो चुका है, किस में जा चुका है, U2 में जा चुका है। तो स्टार्टिंग वाले जो 1 1 थे मतलब स्टार्टिंग वाले, और 2 2 मतलब जिसमें हमने चेंज किया है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, क्या 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर के इक्वल नहीं होते हैं? हमेशा होते हैं। तो N1 और U1 किसके इक्वल होगा? N2 और U2 के इक्वल होगा। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब यहाँ से हमें ना मेनली निकालना होता है N2 की, N2 की वैल्यू कितनी है। तो N2 की निकालना होगा, ये जो U2 रहेगा वो इसके नीचे चला जाएगा, N1 U1 अपॉन में U2, तो N1 U1 अपॉन में क्या हो गया, U2। आगे चलिए, अब हमें पता है कोई भी यूनिट जो है उसे हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसके मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स, ठीक है। तो N1 को मैंने ऐसे ही छोड़ा, और U1 का मतलब मास, लेंथ और टाइम, और क्योंकि 1 था तो इसलिए M1 L1 और T1 कह दिया। और कन्वर्ट किस में करना है, U2 में, तो उसके लिए M2 L2 और T2 लिख दिया। दूसरी चीज़, इनके पावर कुछ भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा, अभी समझा दूंगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ABC। चलिए डायरेक्टली आपके पास एक क्वेश्चन भी आ चुका है, एक क्वेश्चन जो है वो आ चुका है, ठीक है। जैक बैठो चुपचाप, हमेशा नालायक। ओके, अब करते हैं हम कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग्स। अब ये क्या होते हैं समझाते हैं। ये जो जूल होता है वो होता है आपके पास SI यूनिट, किसका, वर्क का या फिर एनर्जी का। और ये जो चीज होती है वो क्या होता है आपके पास, CGS यूनिट, किसका, उसी का ही, किसका, वर्क या फिर एनर्जी का, ठीक है। अब चीजों का समझिएगा, यहाँ लिख भी दिया मैंने, जूल इज द SI यूनिट एंड द अर्ग इज द CGS यूनिट, किसका, वर्क का है ये, ठीक है ना, वर्क का है या फिर एनर्जी का कह लीजिए। तो वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। अब कन्वर्जन देखिएगा कितना प्यारा करते हैं, बड़ा ही आसान। एक बार सीख जाएंगे ना, एक बार सीख जाएंगे तो आपको मैं कहता हूँ सच्ची मजा आने लग जाएगा कन्वर्जन करने के लिए, मजा सा एकदम फील आने लग जाएगा। आइए यार कन्वर्जन करना सिखाते हैं हम आपको, ठीक है। ये जो 1 जूल दिया है और ये जो 1 है ये N1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब स्टार्टिंग में कितना मैग्नीट्यूड था उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो जूल है, जूल, अब जूल की क्या यूनिट आएगी यार, देखो इधर, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वैसे तो अगर हम देखते हैं तो ML2 T माइनस का 2 होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो उस हिसाब से बनाएंगे तो क्या बनेगा, kg, और लेंथ SI यूनिट के लिए लेंथ का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, और टाइम पर सेकंड का स्क्वायर मतलब पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा, SI यूनिट। ये आपके पास SI यूनिट है, क्या आपके पास ये SI यूनिट है। अगर आप लोगों को पता हो SI यूनिट और CGS यूनिट बताया रखा, अब CGS यूनिट में अगर ये जाएगा तो ये जो kg है वो किस में जाएगा, ग्राम में, और ये जो मीटर है वो किस में जाएगा, सेंटीमीटर में, और ये जो सेकंड तो सेकंड में रहता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपको कुछ और नहीं करना, आपको इस चीज़ से इस चीज़ में लेकर जाना है, ये बस समझने की बात होती है, ये बस समझने की बात होती है, ठीक है। किससे, kg मीटर पर सेकंड, kg मीटर सेकंड से किस में लाना है, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड में लाना है। तो आओ यार फटाफट कन्वर्जन कर देते हैं। देखिए हमने आपको फॉर्मूला बता ही दिया था कि N2 इज इक्वल टू N1, ऊपर U1 नीचे U2, यही था। U1 मतलब जिसमें है वो, तो kg है, मीटर है और सेकंड है। अब ये जो पावर आते हैं ना ABC जो मैंने बोला था वो कहाँ से आते हैं पता है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लीजिए जिसका कन्वर्जन करना है आपको। जैसे यहाँ पे वर्क की बात कर रहे हैं तो वर्क का A, B और C इनकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे 1 2 और -2 ABC के जगह पे, ठीक है। चलिए तो 1 kg, 1 मीटर और 1 सेकंड लिखेंगे क्योंकि ये आपका इनिशियल यूनिट था, U1 था, ठीक है, जिसको आपको कन्वर्ट करना था। अब दूसरे पे आता है किस में कन्वर्ट करना है, तो हमें कन्वर्ट करना है ग्राम में क्योंकि ये CGS यूनिट है, सेंटीमीटर में क्योंकि ये CGS यूनिट है, और सेकंड क्योंकि वो CGS यूनिट है, ठीक है। आगे चलिए, अब कन्वर्ट करना बड़ा आसान सा है। अब एक चीज़ तो हम यार पता ही है पहले से, ये 1 तो कोई दिक्कत नहीं हुआ नहीं है। 1 kg किसके इक्वल है, इसमें कन्वर्ट करना है ग्राम में, ग्राम के टर्म्स में कितना होता है 1 kg, 1000 ग्राम। उस तरह से मीटर को सेंटीमीटर में लाएंगे तो 100 सेंटीमीटर, सेकंड तो सेकंड ही, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलो भाई, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, सेकंड से सेकंड, ये तो पूरा ही उड़ गया। ये 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, उसको छोड़ दीजिए। इसकी पावर 1 है तो 1000 है, इसके पावर 2 है तो 100 का स्क्वायर मतलब 2 बार लिख लेंगे, तो कितना आ गया, 10 की पावर 2 3 2 2, तो 10 की पावर कितना हो गया टोटल 7, 10 की पावर 7। तो ये जो N2 निकल कर आया वो 10 की पावर 7 निकल कर आया है। इसका मतलब जो 1 जूल जो होती है वो 10 की पावर 7 अर्ग्स के इक्वल होता है। लो भाई, ये इनके बीच में रिलेशन आ गया, किस किस के बीच में रिलेशन आ गया,
1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 आर्क्स, SI यूनिट ऑफ वर्क एंड CGS यूनिट ऑफ वर्क, ये इनके बीच का रिलेशन है, MCQ में दिया जा सकता है, अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट एप्लीकेशन करते हैं, बट बिफोर दैट लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन फॉर द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन्स, 1 न्यूटन इनटू डाइन्स। आप बोलेंगे सर ये डाइन्स क्या है? सो डाइन्स इज CGS यूनिट ऑफ फोर्स, CGS यूनिट ऑफ फोर्स एंड न्यूटन इज SI यूनिट ऑफ फोर्स। तो बिल्कुल सेम यही है, निकाल लीजिएगा। मैं आंसर बता देता हूँ ताकि आप लोग घबराइएगा नहीं कि 1 न्यूटन जो होता है वो 10 की पावर 5 डाइन्स के इक्वल निकल कर आएगा। तो ट्राई कीजिएगा अच्छे से, ना हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। तो व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए सर, तो ले लीजिए सर 7428525669, ठीक है। आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, अदर डाउट्स भी भेज सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए भाई ऑनलाइन पर्सनल क्लास में रिकमेंड कर सकता हूं, अगर आप करें, मुझे टाइम मिलेगा तो दे सकता हूं। तो उसके लिए भी आपको इसी में ही करना है, इसी में आप इंक्वायरी डाल सकते हैं, आपको सारी डिटेल मिल जाएगा। जो पर्सनल क्लास होगा जिसमें मैं आपके साथ 1 घंटा बैठकर आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करवाऊंगा, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाऊंगा, वो क्लासेस आपके लिए पेड होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे हम। अब लास्ट है आपके पास फाइंडिंग डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर अननोन क्वांटिटीज। अब ये क्या मतलब है वो चीज़ समझते हैं। एक चीज़ आपको इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ पता होनी चाहिए, और वो एक चीज़ क्या है पता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्या मतलब था? जो लाइक टर्म्स होते हैं, जो सेम फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, सिर्फ हम उन्हीं को ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है, देख सकते हैं आप। डायरेक्ट आप क्वेश्चन से समझ में आएंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, जो कि अननोन क्वांटिटी है, ठीक है ना। अच्छा, अब P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस B इज इक्वल टू RT, जहाँ पे P प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है, V वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है, T टेम्परेचर को और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को। इनसे आपको जो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप भूल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है हमें, क्योंकि A और B इधर है तो हमें इधर से ही काम बन जाएगा। एक चीज़ समझिएगा, देखिए ये जो P है प्रेशर है, और ये A अपॉन में V स्क्वायर, ये नहीं पता क्या है, और ये जो V स्क्वायर क्या है? वॉल्यूम है। तो एक चीज़ समझिएगा कि ये जो क्वांटिटी है वो और ये जो क्वांटिटी है वो, ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। अब आप एक चीज़ बताइए, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड कब होते हैं? जब वो बिल्कुल सेम होते हैं डायमेंशनली, यू कैन से। इसका मतलब 100% है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस विल बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस। कोई दिक्कत भाई? ये कंसेप्ट आपको समझना है, ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझना है। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डायमेंशनल फॉर्मूला P का किसके इक्वल होगा? A अपॉन V के स्क्वायर का, और यहाँ से मैं A की वैल्यू निकालूंगा तो निकल जाएगा P इंटू में V का स्क्वायर। और क्योंकि मुझे डायमेंशन निकालना है A का, तो मुझे P और V का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर देना पड़ेगा। P क्या था? प्रेशर, स्टार्टिंग में बताया था, प्रेशर का ये चीज़ निकलवा रखा है मैंने, और V था वॉल्यूम, जो कि ये निकलवा रखा था। इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर जरूर लगाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे ही रखिए, पावर 3 A की पावर m और उसकी पावर भी समथिंग हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पावर 6 बना लेगा। m एज इट इज छोड़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो पावर 5 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये आपका A है, जिसके हमें पता ही नहीं कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो निकल कर आया है वो आपके पास निकल कर ये चीज़ आ गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम B की बात करेंगे। अब अगर आप इस फॉर्मूले को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी दोनों माइनस हो रहे हैं, और कोई भी दो क्वांटिटी प्लस या माइनस तभी हो सकते हैं जब उन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, जब वो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अच्छा, अगर ये वॉल्यूम है तो 100% इसको भी वॉल्यूम होना पड़ेगा। अच्छा, जो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका भी होना पड़ेगा। तो हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो हम यहाँ पे आपकी बार क्या कर देंगे, जो B है वो किसके इक्वल हो जाएगा? V के इक्वल नहीं, डायमेंशनली इक्वल। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी इक्वल टू दिस का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका तो हमें निकालना है, और वॉल्यूम का हमें पता है L का क्यूब होता है। तो हमने A का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दिया और हमने B का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दिया। और यहाँ पे फाइनली हमने आपको 4 एप्लीकेशन बता दिए डायमेंशनल एनालिसिस के। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुए होंगे।
और जहाँ पे भी आपको डाउट होता है व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी है आपके पास, आप वहाँ से मैसेज कर सकते हैं, आपके अदर्स डाउट्स को भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। अगली वीडियो आएगी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन साथ ही न्यूमेरिकल का, तो मज़ा सा आ जाने वाला है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।